मेरी कोशिश बेकार नहीं होगी, तुम भी करो, तुम्हारी हार नहीं होगी। बात सजदे की नहीं, नीयत की है। साफ होगी तो खुशियां आएंगी। नमस्कार, मैं सोनिका ढरवाल। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आपने सुबह उठते ही जो हमारा शहर है, जो हमें इतना साफ मिलता है, कभी सोचा है कि ये साफ कैसे होता है? इसकी टेक्निक और मैनेजमेंट क्या है? कौन इसे साफ करता है और इसके पीछे कितने लोग जुड़े हैं? आज इसी विषय को लेकर हम आपके साथ स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आए हैं। आज हम बात करेंगे ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है एमसी शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री जी। भूपेंद्र कुमार अत्री जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आप एमसी शिमला से जुड़े हैं। आपको जो है इस फील्ड में, जो है इस विभाग में काम करते काफ़ी समय हो चुका है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अगर हम कचरा प्रबंधन की बात करें तो कचरा प्रबंधन से हम क्या समझते हैं? सोनिका जी, कचरा प्रबंधन को समझने से पहले कचरा क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग समय में इसकी पिछले 20 वर्षों में इसकी परिभाषा चेंज होती गई है। तो हम पहले ये मानते थे कि कोई भी अवांछित या अनुपयोगी चीज़ है जिसका हम प्रथम उपयोग करने के बाद जिसे हम फेंक देते हैं, वो कचरा है जी। यानी कि कोई भी एनी डिस्कार्डेड और अबेंडन मटेरियल। पर आज के संदर्भ में कचरे की जो परिभाषा है वो है मटेरियल एट रॉन्ग प्लेस, क्योंकि जो कचरा आप मेरे लिए कचरा है वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसलिए उसके जो प्रबंधन है उसका प्रबंधन भी उसी तरह से किया जाता है कि कचरे का जो नेचर है वो क्या है। तो उसमें कचरे के प्रबंधन की जहाँ तक आपने बात की, तो कचरे के प्रबंधन में अगर मोटे मोटे शब्दों में अगर कहें तो उसको अगर एकत्रित कर एक जगह पर और उसका वैज्ञानिक उपयोग अगर जो निपटारा है ढंग से अगर हम उसका निपटारा करते हैं, उसको साधारण भाषा में कचरा प्रबंधन बोल सकते हैं। और उसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती है। कलेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी प्रोसेसिंग है, फिर उसके बाद उसकी डिस्पोजल है। तो ये सब कचरा प्रबंधन के ही प्रकार है। और कचरा प्रबंधन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसकी सेग्रीगेशन, के पहले कचरा जो मेरे लिए अनुपयोगी है, दूसरे के लिए उपयोगी है, उसको सेग्रीगेट करके उसका रीयूज़ और रिसाइकल हम करें जी। जिस तरह से आपने कहा कि हमारे कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए जो है ये कचरा है, बट कहीं उसका जो है यूटिलाइज, उसका जो है वो दोबारा किया जा सकता है। अगर हम बात करें ठोस और जो है गीले कचरे के बारे में, आजकल अक्सर जो है वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग किया जाता है। इसका मेन मोटिव क्या है? क्यों गीला और सूखे कचरे को अलग अलग किया जाता है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले कचरा अगर मोटे मोटे उसमें कहें तो ये दो प्रकार का हम मान के चलते हैं कि एक तरल कचरा हो गया जो हमारा सीवरेज वेस्ट होता है, उसमें मानव मूत्र और मल और जो आपका बाथरूम का वेस्ट है लिक्विड, वो आ जाता है, जिसको हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ट्रीट करते हैं। और पानी जब वातावरण में उसको निकालने लायक हो जाता है, उसमें डिस्पोज ऑफ करने लायक हो जाता है, तो उसका हम वो थोड़ा आसान प्रक्रिया है और बहुत सारे उसमें ज़्यादा इशू रहते नहीं हैं। जहाँ तक आपने ठोस कचरे की बात की, ठोस कचरा भी आगे दो प्रकार का है, जिसमें चाहे उसका सोर्स ऑफ जनरेशन कोई भी हो, पर दो प्रकार का हुआ है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम जनरली आम भाषा में इसे गीला कचरा और सूखा कचरा कह देते हैं। तो इन दोनों प्रकार के कचरे का जो डिस्पोजल है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो गीले कचरे में हमारे पास जो किचन वेस्ट है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसको अगर हम एटमॉस्फेयर में भी डालें तो जो बहुत वर्षों से हम करते रहें तो वो अपने आप गल सड़ जाता है और एटमॉस्फेयर में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पर जो सूखा कचरा है उसमें आगे फिर बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं। उसमें मेटल भी हो सकती है, उसमें आपका प्लास्टिक भी हो सकता है, उसमें आपका कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन मटेरियल भी हो सकता है, उसमें ई वेस्ट भी हो सकता है।
तो ये सारी चीज़ें, उसका जो डिस्पोजल है, उसका जो प्रबंधन है, वो वैज्ञानिक तरीके से आज के समय में किया जाता है। जी। अगर हम सर बात करें, जैसे आप नगर निगम शिमला से हैं, तो नगर निगम जो शिमला है वो 1850 की जो सबसे पुरानी हम कहें वो नगर निगम है। तो नगर निगम जो शिमला है वो कचरा प्रबंधन के लिए क्या कर रही है? नगर निगम शिमला की जहाँ तक बात करें, जैसा आपने कहा, ये सबसे पुरानी पहली पूरे देश की पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और कचरा प्रबंधन उसी समय से ये एक बाट रहा है कॉरपोरेशन के काम करने का। तो परंतु पिछले बहुत 20-23 वर्षों से 2000 के बाद जब रेगुलेशन आया तो उसमें जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जो शुरुआत हुई, पहले 1999 में शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू किया गया था, जो इतना प्रभावशाली नहीं रहा था। 2010 के बाद हमने एक सैप सोसाइटी करके बनाई थी, जिसमें गार्बेज कलेक्टर अब डोर टू डोर पूरे शिमला शहर के 34 के 34 वार्ड में वो जाते हैं और कचरा एकत्रित कर रहे थे। और रिसेंटली हमने 17 जुलाई से जो ठोस कचरे में भी गीला कचरा और जो सूखा कचरा है वो अलग से सेग्रीगेट करना, प्राइमरी जो सेग्रीगेशन है जो घरों में ही हो सकती है, वो हमने शुरू कर दिया है। और आज की डेट में हमारे जो गार्बेज कलेक्टर है वो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग घरों से एकत्रित कर रहे हैं। जी। सर, अक्सर हम देखते हैं डस्टबिन्स के जो कलर हैं वो अलग अलग होते हैं, कहीं हरा होता है, नीला होता है और पीला होता है। ये 3 अलग अलग कलर्स के डस्टबिन रखने का मकसद क्या है और इनको किस तरीके से जो है इनको अलग अलग वो किया जाता है? सोनिका जी, ठोस कचरा प्रबंधन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे जो क्रूशियल चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कचरे का सेग्रीगेशन। जब तक कचरा मिक्स आएगा तो उसका जो वैज्ञानिक जो डिस्पोजल है वो नहीं हो पाएगा, साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो गीला कचरा और सूखा कचरा या बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं, उसको सोर्स पे ही अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डस्टबिन की आप बात कर रहे हैं, तो ग्रीन हमने जो गीला कचरा उसके लिए रखा है, सूखा कचरे के लिए ब्लू कलर का रखा है। हैजर्डस वेस्ट भी एक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आ जाता है और बायोमेडिकल वेस्ट भी कई बार आ जाता है, तो उसको हम हैजर्डस वेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। उसको हम लाल डस्टबिन में, या हमारे अगर डंपर के पीछे आपने देखा होगा एक बॉक्स बना है लाल कलर का, उसको क्योंकि उसका डिस्पोजल किसी और तरीके से किया जाता है। तो ये डस्टबिन के जो कलर है ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये, ताकि लोगों को अगर बाज़ार में भी, मार्केट प्लेसेस में भी, इवन अपने घर में भी हमने स्टिकर सारे घर में प्रोवाइड किए हैं कि अपने डस्टबिन में लगाने के लिए, तो उनको एकदम से कलर कोडिंग से ही पता चल जाए कि मैंने कौन सा कचरा कहाँ डालना है। और एक बात और मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ कि शिमला शहर जो है वो डंपर फ्री है। आपने कुछ वर्षों पहले देखा होगा, कुछ समय पहले देखा होगा कि कहीं अलग अलग जगह पर डंपर रखे होते हैं जहाँ पर मंकी मिनस होती, मंकी उसको फैला देते थे इधर उधर, या कोई स्टे कैटल होता था। अब सिर्फ जो इंस्टीट्यूशन है, जो प्रीमाइसिस है, उसके अंदर तो डंपर 15 डंपर पूरे शहर में है, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है वो वही इंस्टीट्यूशन करता है। अदरवाइज़ पूरे शिमला शहर में आपको कहीं डंपर नहीं दिखेगा। जैसे डंपर फ्री सिटी। सर, जैसे ठोस और जो गीला कचरा है, इसके हानिकारक प्रभाव क्या है? हानिकारक से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उसको सेग्रीगेट करना क्यों, क्योंकि हम आज के पिछले 1 महीने से हम एक कैंपेन चला रहे हैं शिमला शहर में, आईईसीज़ की माध्यम से, आपके एफएम्स के माध्यम से लोगों को घर घर जाके बता रहे हैं कि सेग्रीगेट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जो वेट वेस्ट है, जिसको हम गीला कचरा कहते हैं, उसकी वैज्ञानिक जो डिस्पोजल है वो 2 तरीके से होती है। जिसको हम पहले बहुत वर्षों से तो उसको हम डंपिंग करते थे, कहीं भी फेंक देते थे नालों को भी। आज के समय में उसको वैज्ञानिक अगर उसकी डिस्पोजल करनी है तो 2 तरीके, या तो आप कंपोस्टिंग करेंगे जिससे खाद बनती है और वो उपयोगी उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा है बायोमिथेनेशन, जिसको बायोगैस आपने नाम सुना, तो उसके प्लांट्स रहते हैं तो बायोगैस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो ठोस जो सूखा कचरा है उसके
3-4 तरीके से उसकी डिस्पोजल रहती है। एक तो हमारे शहर में रैक पिकर्स है, चाहे वो सेफ सोसाइटी के ही लोग हैं या और लोग हैं जिसको हम कबाड़ी कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं इस ठोस कचरा प्रबंधन में। क्योंकि जिस भी कचरे की कुछ वैल्यू होती है, चाहे वो गत्ते की पेटियां होगी और 100 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक होगा, इस ढंग या कोई मेटल होगी, ये घरों से जाके इकट्ठा कर देते हैं और उसको रीयूज़ में या रिसाइकल में कहीं बेचते हैं जाके और वहाँ यूज़ होता है। तो वो 5 से 10% तक तो हमारा कचरा वही लोग हमारे को सहायता कर देते हैं। उसके बाद का जो कचरा जाता है उसको या तो हम RDF जिसको बोलते हैं रिफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल, उसको साफ़ करके उसकी श्रेडिंग करेंगे, फिर वो सीमेंट प्लांट में या फिर जो PWD डिपार्टमेंट सड़कों की मेटलिंग करने के लिए यूज़ करता है। और बाकी दूसरा या इसकी गैसिफिकेशन करती है, जैसे हम शिमला में कर रहे हैं, उससे हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको थर्मल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और उसको यूज़ किया जा सकता है। सेग्रीगेशन इस ठोस कचरे की भी सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्राइमरी लेवल पे नहीं करते, जिसमें या तो मेटल है, बॉटल्स है या कोई इस तरह का जो वेस्ट है जिसको हम अलग से बेच सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उसके डिस्पोजल के लिए। हानिकारक जो ठोस और चाहे ठोस ही हो या तरल हो, उन दोनों के ही हानिकारक प्रभाव तो एटमॉस्फेयर में पड़ते ही है। तरल वाला आपने देखा होगा, अगर सीवरेज की ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं होती है या कहीं पे सेप्टिक टैंक बनाए सीवरेज प्लांट में नहीं जा रहा है और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते, तो आपने देखा कुछ वर्षों पहले हमारे शिमला में त्रासदी हुई थी जब पूरे उसके केसेस फैल गए थे जॉन्डिस के और उसमें सीवरेज का ही जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया था। तो वो अगर ड्रिंकिंग वाटर में मिलेगा या एटमॉस्फेयर में रहेगा तो जल का प्रदूषण करेगा, वाटर पॉल्यूशन करेगा, एयर पॉल्यूशन करेगा। वैसे ठोस कचरा प्रबंधन में है, वो लैंड पॉल्यूशन भी करता है, वो पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ देता है। जहाँ पे कोई चीज़ उगनी होती है, अगर वहाँ प्लास्टिक का लिफाफा होगा तो नहीं उगेगा। ओके, तो इस ढंग के उसको ना सिर्फ क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, फिर आपका वाटर, लैंड, ये सारे बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं जिनसे वेक्टर जनिक जिसको बोलते हैं जनित बीमारियां, जैसे कीड़े मकोड़े कीट जनित जो रोग है वो भी फैलते हैं। और एयर पॉल्यूशन होगा तो लंग्स और उसकी बीमारियां, स्किन की बीमारियां जल्दी होती है। तो शिमला शहर के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिमला एक सिर्फ शहर नहीं है बाकी शहरों की तरह, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ये इसकी अपनी ऐतिहासिक महत्व है और बहुत सारे लोग ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे घूमने आते हैं। तो इसमें पॉल्यूशन के अलावा सुंदरता का ज़्यादा महत्व यहाँ है। क्लीनलीनेस और ग्रीन शिमला, क्लीनलीनेस रखने के लिए तभी हमने शिमला को जो है वो प्लास्टिक फ्री भी किया है। जी। हिमाचल जैसे बात की कि टूरिस्ट भी आते हैं, हिमाचल जो है एक बहुत ज़्यादा टफ टेरेन है, बहुत सारे जो है नगर निगम को बहुत सारे चैलेंजेस को जो है फेस करना पड़ता होगा जब ये कचरा प्रबंधन का कार्य होता है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप इनको फेस करते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि शिमला वासियों की तरफ बहुत सारे, क्योंकि शिमला में प्रबुद्ध लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, 5-10% को छोड़ के हमारी जो बात है उन तक पहुंचती है और उस बात को वो समझते हैं। 5-10% जो सारी कम्युनिटी में रहते हैं, उनको लगता है कि हमने 117 रुपये अपने गार्बेज कलेक्टर को उसके दे दिए तो हमारा काम हो गया। वो सिर्फ उस गार्बेज को कलेक्ट करने तक सीमित है, उससे बाद उसकी जो डिस्पोजल है वो बहुत ही टफ काम है, इतना आसान नहीं है। और शिमला जैसे शहर में ये और भी कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 या 6 महीने यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो एडवर्स रहता है। अभी आपने देखा बरसात के मौसम में गार्बेज कलेक्टर शिमला जैसे शहर में जहाँ 50% एरिया में उसका कार्ट या उसकी गाड़ी नहीं जाती, तो उसको थैलों में इकट्ठा करके सीढ़ियों से उसको अपनी पीठ पे ढोके लाना पड़ता है। तो ये रेनी सीज़न और 2 महीने से ज़्यादा यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, उस समय भी ये एकत्रित करना, यानी कि टेरेन और क्लाइमेट और टेम्परेचर, ये तीनों जो है वो कचरा प्रबंधन में भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर कंपोस्टिंग करेंगे तो कंपोस्टिंग में जनरली जो नीचे वाले शहर है जहाँ गर्मियाँ रहती है तो वो 2 हफ्ते से ज़्यादा या 3 हफ्ते से ज़्यादा उसको कंपोस्ट करने में बनने में लगते हैं। यहाँ पे 3-3 महीने लग जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। तो ये क्लाइमेट और टेरेन
उसकी वजह से शिमला में जो ये कचरा प्रबंधन है, जो बड़ी आसान दिखता है कि हमने मासिक गार्बेज का वो किराया भर दिया, अब वो एमसी का काम है, ये ज़रूर जन सहभागिता इसमें बहुत ज़रूरी है और लोगों का सहयोग ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ये समझना लोगों को ज़रूरी है कि ये यहाँ से ले जाने के बाद कहीं पे उसका कर क्या रहे और उसको वायबल बनाना, उसको हर रोज़ का हर रोज़ शिमला शहर में 100 टन कचरा आता है गीला और सूखा मिला के, उसको उसका डिस्पोजल करना हर रोज़, ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य है और चैलेंजिंग कार्य है। जैसे आपने बोला कि जो कूड़ा है वो उसको इकट्ठा करके जो है उसको डिस्पोज करना, तो उसके लिए वो कहाँ पे डंपिंग की जाती है, उसका क्या यूज़ किया जाता है? फिर शिमला में जो हमने अभी मुहिम चलाई है गीला और सूखा कचरा, उसका महत्व भी मैं आपके साथ में ही बता देता हूँ। हमारा एक प्लांट है बरियाल में, यहीं टूटू के साथ चक्कर में बाईपास में, तो वो है 100 मीट्रिक टन का आधुनिक प्लांट हमने लगाया था, जो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी कम जगह पर है, जिसमें हम वेस्ट को एनर्जी में चेंज करते थे। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में, और जो मेथड था वो था गैसिफिकेशन का। हम जो कचरा जाता था उसको सेग्रीगेट करना पड़ता था, जो सूखा कचरा है उसको एक ब्लास्टर रहता है 700 डिग्री सेल्सियस पे, उसको गैस में चेंज करते हैं। उस गैस को हम इंजन की सहायता से उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को करना था मतलब, तो वो जाती है फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे करता है और जिससे उसकी वायबिलिटी बननी थी। पर क्योंकि जो कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी कम हुई, लोग गीला और सूखा कचरा इकट्ठा दे रहे थे, जिसकी वजह से जो वेस्ट था वो सूखा कम था, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो 3400 किलो कैलोरी पर केजी होनी चाहिए थी वो 2400 के करीब आ गई। इसलिए हमने उसको वायबल बनाने के लिए ये गीला और सूखा कचरा अलग से लेना शुरू किया। जब से हमने शुरू किया है तब से ये प्लांट जो 7 वर्ष पहले से लगा हुआ था और किसी और तरीके से आरडीएफ बना के या सीमेंट प्लांट को अपना वो फ्यूल के लिए वो भेजता था, आज उसने सक्सेसफुल हो गया पिछले महीने से उसको एनर्जी बनाने में। हम 70 किलोवाट के करीब एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हर रोज़ बना रहे हैं, जबकि हमारा लक्ष्य है 2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, और हम उसमें सक्सेसफुल होंगे। हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर गीला कचरा वो अलग से दे देते हैं और उसका हम बायोमिथेनेशन या कोई और तरीके से उसका भी निपटारा करते हैं। अभी तो उसकी साइंटिफिक सैनिटरी लैंडफिल हो रही है, अगर वो हो जाता है तो वो ये प्लांट जो है वो वायबल होगा और शिमला में एनर्जी भी पैदा होगी। और जितना भी अभी कूड़ा, बल्कि हम शिमला से ही एकत्रित नहीं कर रहे हैं, हम जो साडा एरिया के अंडर आता है, कुफरी है, आपका शोगी एरिया है, कंडाघाट है, ठियोग है, वहाँ से भी कचरा हमारे पास आ रहा है। और 12 अलग अलग पंचायतें जो साथ वाली लगती पंचायतें, उनके कचरे का प्रबंधन भी हम ही कर रहे हैं साथ में। तो बस महत्वपूर्ण एक ही चीज़ है, लोगों का सहयोग मिले, लोग अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग दे दें, प्राइमरी स्टेज पे आगे काम खुद कर लेंगे। मैं भी दूरदर्शन के माध्यम से अपने दर्शकों से यही प्रेयर करना चाहूँगी कि आप जो है वो गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग दे, ताकि जो है जो नगर निगम शिमला जो सोच रहा है अपने प्रदेश की तरक्की के लिए वो कर पाए। सर, जैसे कि जो हमारी गार्बेज कलेक्टर है, जैसे आपने बात की कि बरसात का मौसम रहता है, ठंड इतनी रहती है, तो जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? क्योंकि कई बार अक्सर देखा है कि लोग जो है कूड़े के अंदर ही कांच का सामान भी डाल देते हैं, जिनसे उनको लगने का और कई तरीके की जो है हानि होने की संभावना रहती है। जरूर, जो रैक पिकर और गार्बेज कलेक्टर वो इस ठोस और किसी भी टाइप का गीला हो या सूखा हो जो कचरा है जिसको हम वेस्ट बोल रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हमारे घरों से उस कूड़े को, जिसको हम एक दिन भी अपने घर में नहीं रखना चाहते, उसको वो कलेक्ट करता है और अर्ली मॉर्निंग में करता है टाइमिंग के साथ, एक और बिना नागा किए करता है, क्योंकि अगर एक दिन भी होगा तो उसको फ़ोन आने या हमें फ़ोन आने लग जाते हैं। तो ये एक तो बंधुआ टाइप का काम है, हर रोज़ जाना पड़ेगा। दूसरे ये ऐसा काम है जिसको हम लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि हम कचरे को जनरली हमारे मन में भर गया कि ये गंदगी है और इसीलिए हम उसको अपने घर से बाहर करना चाहते हैं। तो हम अपने जो गार्बेज कलेक्टर है, चाहे वो सेफ सोसाइटी के थ्रू रखे हो, आउटसोर्स पे रखे हो, या हमारे अपने एमसी के भी रेगुलर एम्प्लॉइज़ हो, हम उनकी जो स्वास्थ्य और उनकी जो सेफ्टी है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। अभी भी आपने देखा होगा, हम हर साल उनको गम बूट से लेकर सेफ्टी ग्लव्स से लेकर मास्क है, उनके रेन कोट है, वो सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने उनके हेल्थ कार्ड बना रखे हैं,
3 महीने के अंतराल में हम उनकी जो हेल्थ चेकअप करते रहते हैं। उनके टेस्ट हमारी एमसी की अपनी लैब है, वहाँ पे हम फ्री करवाते हैं। तो इस ढंग के हम कैंपेन चलाते रहते हैं उनकी हाइजीन के लिए भी, और उनको अगर कुछ चोट लगी है या कुछ बीमारी लगी है तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं। जी सर, अगर हम रिसाइकल प्रोसेस की बात करें तो रिसाइकल प्रोसेस क्या है? देखो, रिसाइकल में रिसाइकल से पहले रीयूज़ आता है। हमने शिमला में, छोटा शिमला में अभी देखा 10-15 दिन पहले हमने एक सेंटर खोला है RRR, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो वहाँ पर पूरे शिमला के लोग चाहे वो पुराने कपड़े हो बिल्कुल पहनने लायक बिल्कुल अच्छे साफ़ करके रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मेरी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो मुझे ये अभी अपने कपड़े 5 बार पहने या 5 महीने पहने तो अब मैं नहीं पहनूंगा, पर किसी और के पास उतने भी नहीं है। तो हम उसको वहाँ पर हमारा बैठता है, हमने लॉक लगा रखा है, तो रजिस्टर लगा रखा है। लोग आते हैं, अलग अलग तरह का जो सामान है वो वहाँ पे रख जाते हैं। उनमें कई बार नया भी होता है जो उन्होंने यूज़ नहीं करना होता, या कई बार यूज़ किया होता है। उसमें कपड़े भी है, उसमें बर्तन भी है, उसमें रजाइयाँ भी है, उसमें कंबल भी है, उसमें शूज़ भी है, सब कुछ है। तो ये तो हो गया रीयूज़ जो हम सोसाइटी के थ्रू कर रहे हैं। एक हमारे रैक पिकर्स जो मैं आपको कहा था, वो सामान ले जाते हैं घरों से, आपकी रद्दी ले जाते हैं, वो रीयूज़ होता है। वो जाता है, प्लास्टिक है, चाहे वो आपका कार्डबोर्ड है, चाहे आपका अखबार है, चाहे आपकी बॉटल्स है, वो ले जाते हैं। तो ये जो रिसाइकल होता है उसी अखबार से दोबारा से फाइल्स, जो आपने ऑफिस में फाइल देखी होगी इस टाइप के जो होती है वो बनता है, या फिर मेटल है, प्लास्टिक है, वो रीयूज़ के लिए चला जाता है। जी सर, ये जो पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें हम, इसमें जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें जो है एमसी कैसी अपनी भूमिका निभा रहा है कि पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन रहें और लोगों को जो है वो परेशानी का सामना ना करना देखो, हमने देखा कि ये सिर्फ शिमला की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में किसी भी शहर में चले जाओगे वही शहर अच्छा है जहाँ के पब्लिक टॉयलेट से उसकी शहर की पूरा आईना है। उसी से पता चल जाता है अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जाओगे कि ये शहर कितना सुंदर है। बाहर से अगर जितना भी सुंदर रखा होगा तो वो, जैसे हम अपने घरों में भी नया घर खरीदने या होटल में जाते हैं सबसे पहले बाथरूम चेक करते हैं कि ठीक है, कि साफ़ है कि नहीं है। तो शिमला शहर में भी ऐसा, हमारे पास 132 टॉयलेट्स है पब्लिक में, उनमें से 32 तो पेड भी है। हालांकि उनका जो प्रबंधन है वो सुलभ को हमने दे रखा है, पर उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। और अभी बहुत सारी जगह पर पानी ना होने से या कुछ और वजह से वहाँ गंदगी थी, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं हर 15 दिन बाद। और लोगों की सुविधा के लिए जो पेड टॉयलेट भी है, तो उनको 5 रुपये और वो करके पे ना करने पड़े, तो वहाँ सब जगह पे हमने अब बार कोड लगा दिया पिछले 2-3 दिन से। तो अब लेडीज़ भी अगर टॉयलेट में जाती है या जेंट्स जाते हैं जहाँ उनको पे करना होता है तो अपने बार कोड से पे कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी जितना भी आपके एमसी की पेमेंट्स होती है, जिसमें और भी एक तो ऑनलाइन है, उसके अलावा वही सर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट जो हम जैसे गार्बेज जो इकट्ठा करते हैं उनकी जो पेमेंट करें, क्या ऑनलाइन प्रोसेस भी है कि जिस तरह से हम ऑनलाइन जो है माध्यम से जो है वो पेमेंट कर सकें? बिल्कुल, गार्बेज कलेक्शन का जो बिल आता है, मंथली बिल आता है, उसका हम लिंक सारे हमारे जितने भी लोग हैं जिनकी आईडी बन चुकी है, हर घर की हमने आईडी बनाई है, उनको उनका जो वो लिंक है वो चला जाता है, लोग उसके थ्रू पे करते हैं। उसके अलावा भी उसमें एक और चीज़ हमने ऐड की है कि अगर किसी के पास यूपीआई किसी और के माध्यम से नहीं कर सकते तो अब वो उसको बार कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहता नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम है। हालांकि लोगों को लगता है 117 रुपये डोमेस्टिक मंथ के लिए आपको 30 दिन तक 31 दिन तक कूड़ा लेके जाते हैं, तो ये कम है, क्योंकि फिर भी हमारे जो लोग हैं वो सहयोग देते हैं और वो मंथली अपना पे करते हैं। जी, शहर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान किस तरह से रखा जाता है? देखो, शहर में हमारे पास 34 वार्ड है, तो जो डोमेस्टिक कचरा है वो हम सूखा कचरा 2 दिन लेते हैं हफ्ते में, और 4 दिन हम गीला कचरा लेते हैं, संडे को हम नहीं लेते हैं। वो हमने अभी शुरुआत की है, और जब जैसे ही ये सिस्टम बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा उसके बाद हम हर रोज़ भी गीला और सूखा दोनों अलग अलग लेंगे, पर हर रोज़ ही कलेक्ट करने लग जाएंगे। जहाँ तक सिटी की बात है, मार्केट एरिया की बात है, माल रोड की बात है, रीज की बात है, लोअर और लकड़ बाज़ार या लोअर बाज़ार की बात है, वहाँ पर हम गीला और सूखा कचरा दोनों हर रोज़ उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास जगह नहीं है रखने की, उन शॉप्स के पास। वो रोज़ उठा रहे हैं। हमारी नाइट स्वीपिंग और नाइट क्लीनिंग हो रही है,
उन एरिया में। इसीलिए सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाओगे माल रोड पे या रिज पे तो आपको कोई कचरा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको उठने से पहले वो साफ़ हो जाता है। और दिन में भी 4 बार उस कचरे को हम जो हमारे कलेक्शन के लिए जाते हैं मार्केट एरिया में, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में जैसे रेजिडेंशियल एरिया में तो हम एक ही बार कलेक्ट करते हैं मॉर्निंग में। जी सर, हर वार्ड की साफ़ सफाई का ध्यान कैसे रखा जाता है? जैसे वार्ड्स हैं उनकी सड़कों का ध्यान, और जो वार्ड के नियर बाय जो एरियाज़ हैं, जैसे अगर हम बस स्टैंड्स की बात करें वो भी किसी वार्ड के अंदर ही आते हैं, तो उनकी सफाई किस तरह से की जाती है? देखो, शिमला में 3 तरह के तरीके से हम सफाई कर रहे हैं। एक है जो कचरा जो घरों से उठता है, एक है मार्केट प्लेस पे कचरा, और जो आपका घास आज की रेनी सीजन में उसको रोड स्वीपिंग कहते हैं। हमारे पास उसकी मशीनरी भी है और हमारे पास लोग भी है, वो रोड स्वीपिंग का काम करते हैं। वैली साइड में अगर किसी ने फेंक दिया है या नालों में किसी ने फेंक दिया है, उसको हम 15 दिन में एक बार उसको साफ़ करते हैं। और जो आपका मार्केट का है, मार्केट में या बस स्टैंड की आप जैसे बात करते हैं, वो तो हमारे स्वीपर्स रहते हैं, वो मॉर्निंग में और इवनिंग में जो इस तरह के प्लेसेस है, कमर्शियल प्लेसेस है, उनमें 2 बार करते हैं। भूपेंद्र कुमार जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और स्वच्छता का हमें बताया कि किस तरह से नगर निगम जो है स्वच्छता के लिए जो है शहर की स्वच्छता के लिए काम करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक बात के साथ धन्यवाद कि हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण चला है। उस ऐप में आप सारे सिटीजन से मेरी वो रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि उसमें अपना उस ऐप को डाउनलोड करके अपने शहर के बारे में अपनी राय उसमें ज़रूर रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई सबको पसंद होती है, पर पहल उसकी बहुत कम लोग करते हैं। सफाई जो है वो एक पुण्य काम है, इसलिए हर व्यक्ति को जो है सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।